हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली 10 टू 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन स्टार्ट हमने इकोनॉमी और डेवलपमेंटल इशू से की है। तो उसमें न्यूज़ में रहा है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग अटेंड की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और साथ ही साथ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में मीटिंग हुई है। साइन हुआ है एग्रीमेंट की 177 मिलियन यूएस डॉलर दिया जाएगा। किस लिए? तो महाराष्ट्र स्टेट हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए। तो आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो आप ये फ्रीक्वेंटली आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये तीन बैंक आपके बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली न्यूज़ में रहते हैं। उसके अलावा आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो रहता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ तो अलग एंटिटी है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है, लेकिन इन तीनों में हमेशा सब लोगों को कन्फ्यूजन रहता ही है। तो हम लोग आज इस पे डिस्कस कर लेते हैं, इनके जो कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन क्लियर करने से पहले जिनको सारी चीज़ें पता है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें आप देख करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तब तक हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में क्या अंतर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक तीनों एस्टेब्लिश, देखिए ये बहुत ही पुरानी बैंक है, ये 1966 में एस्टेब्लिश हुई है। ये आपका 2014 में ट्रीटी साइन हुई थी और ये इनटू फोर्स आई है 2015 में। ये आपका बिजनेस ओपन फॉर बिजनेस कब हुआ है? 2016 में। और ये इसका एग्रीमेंट सब साइन कब हुआ था? तो दिसंबर 2015 में। तो देखिए ये डेट्स सिर्फ आपको ध्यान देने के लिए दिया गया है, इसमें आपको डायरेक्टली एकदम ज़्यादा याद नहीं रखना है कि हाँ एग्जैक्टली किस डेट को स्टैब्लिश हुआ, कि हाँ 25 दिसंबर को हुआ या 16 जनवरी को हुआ, लेकिन आपको एज ए ईयर थोड़ा सा याद रखना है, मतलब ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका फिलीपींस में है, इसका संघाई चाइना और इसका बीजिंग चाइना में। किस टाइप के बैंक है? तीनों ही एक टाइप से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। तो ठीक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हो गया आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, रीजनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पर्पस क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का पर्पस है हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, और यही पर्पस आपका ऑलमोस्ट सेम है, टू सपोर्ट बिल्डिंग ऑफ, देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ड आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आया वर्ड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाएगा उसको हेल्प करना है इंडो पैसिफिक रीजन में। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो ये भी आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। देखिए यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, इसमें बहुत सारों में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी हेल्प करते हैं ये लोग थ्रू लोन, गारंटी एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं वो सारी इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि कौन किस किस टाइप के। अब वोटिंग राइट्स बहुत ही ज़्यादा हिट आता है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स पे हम जब भी देखते हैं तो वोटिंग राइट्स पे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम ब्रिक्स बैंक भी ही था, तो उसमें देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी BRICS, इन चारों के ऑलमोस्ट इक्वल शेयर्स हैं, ठीक है, चारों इक्वल हैं, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये बहुत पुराना बैंक है और इसमें जापान का सबसे ज़्यादा शेयर है, उसके बाद यूएसए का, चाइना का, उसके बाद इंडिया का, यानी इंडिया का आपका 4th नंबर आता है। वहीं अगर आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात हो रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है, उसके बाद इंडिया का 2nd नंबर आता है। चाइना का बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट 26% के आसपास है। एग्जैक्टली फिगर याद रखना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीक्वेंस हमेशा पता होना चाहिए। इसके मेन मैनेजिंग बॉडी कौन सी है? तो इसमें बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है इनका। और इनका क्या है? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
डायरेक्टर्स। साथ ही साथ मेंबर्स की बात करते होती है तो हम लोगों ने देखिए मेंबर्स का नंबर हमेशा वेरी करते रहेगा, तो मेंबर्स के नंबर पे हमें दिमाग नहीं ज़्यादा खपाना है, हमें एक टाइप से मैप से आइडिया लेके रखना है कि हाँ ठीक है क्या है। ब्रिक्स सबसे ईजी हुआ, देखिए ब्रिक्स कंट्रीज ही सिर्फ है, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इसमें। ठीक है, इसमें कौन मेंबर, जो रीजनल मेंबर्स और नॉन रीजनल मेंबर्स, एक टाइप से थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट के भी मेंबर्स हैं, और इसमें भी जो आउटसाइड रीजन के देश और एशियन रीजन के देश है, एक टाइप से मैप से आप थोड़ा क्लैरिटी बना के रखिए कि हाँ जैसे देखिए इसमें रशियन नहीं है, तो ये एक बड़ा देश है जो नहीं है, तो उसको आपको हमेशा याद रखना ही है। हाँ, और इसमें इसमें देखिए रसिया भी है, कौन सा देश नहीं है, तो यूएसए आपको नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर रखेंगे दिमाग में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियरिटी आ गई, तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, स्टार्टिंग कैपिटल जो है इसका $100 बिलियन है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये आपका स्टेटमेंट AIIB के बारे में है, AIIB के बारे में है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसका स्टार्टिंग का जो है $50 बिलियन है, और ये स्टार्टिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में अंतर है, तो यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान देनी है। कहीं से आपने पढ़ लिया, देख लिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कहीं 100 बिलियन की भी बात हुई है तो आपने वहाँ से फट से मार दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है कि स्टार्टिंग कैपिटल की बात हुई है। ठीक है, इसको राइवल भी बोला जाता है। AIIB जब बनी थी तो माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF से बहुत लोग एशिया के असंतुष्ट थे, और साथ ही साथ उसके वोटिंग राइट से असंतुष्ट थे, तो इसलिए इन्होंने ये बैंक बनाया है। तो ये भी आपका AIIB के बारे में स्टेटमेंट है। अब चलते हैं, ये जो शेयर की बात हुई है कि शेयर ऑफ ब्रिक्स नेशन कैन नेवर बी लेस देन 55% ऑफ वोटिंग, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक भी बोलेंगे। और साथ ही साथ इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014, हाँ बिल्कुल सही है, तो हमने देखा, लेकिन ये 7th नहीं, ये 6th ब्रिक्स समिट। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि ये जो फोर्टलेजर डिक्लेरेशन है, हाँ वो आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये किस बैंक से या फिर ये किस चीज़ से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक दे दिया एक में, AIIB दे दिया एक में, ADB दे दिया एक, NDB दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। तो चलिए, ये तो हमारा क्लैरिटी आ गया। अब दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। तो दूसरे न्यूज़ में क्या रहा कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने मॉडिफाई किया है वो जो शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट को। कहाँ के लिए मॉडिफाई किया है, तो वो और क्या मॉडिफाई किया है, तो वो है कि इसमें अपील अब फाइल किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है। तो ये आपका महाराष्ट्र के लिए। अब देखिए, ये ऐसी न्यूज़ आती है तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ गवर्नर के पास कौन सा पावर, कौन से आर्टिकल के अंदर ये पावर है कि उसने मॉडिफाई कर दिया, जो सेंट्रल का लॉ था उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो कौन से एक्ट के अंदर इतना पावर मिल गया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर हैं वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे आप सोचिएगा तो आपका क्लैरिटी ज़्यादा आएगा, आपको पॉलिटी में भी ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही साथ जो करंट के जो लिंक्ड पॉलिटी टॉपिक्स हैं वो आपको कभी आपको नुकसान या फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा जब क्वेश्चंस आ जाएंगे करंट से लिंक्ड पॉलिटी सेक्शन से। तो जब भी ये बात आएगी तो हमारा ट्राइबल इशूज आता है तो आपको ये स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए, तो हमने ये स्कीम भी डाल दिया। प्रधानमंत्री वन वंदना योजना क्या है, तब तक आप क्वेश्चन जिनको आता है वो सॉल्व कर ले कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फिर हम इस पे आते हैं। तो ये लॉन्च हुआ है 2018 में। इसका क्या है, कौन इसको रन कर रहा है, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको रन कर रहा है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टारगेटिंग लाइवलीहुड जनरेशन फॉर, ये किस लिए है, तो ट्राइबल लोगों का लाइवलीहुड जनरेशन, और किस चीज के थ्रू, वन धन यानी जंगल का धन यानी वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट जो है उसके थ्रू लाइवलीहुड प्रोवाइड करना ट्राइबल्स लोगों के लिए। ठीक है, और क्या है कि इट एम्स टू टैप इनटू ट्रेडिशनल लैंग्वेज एंड स्किल एंड सेट बाय ट्राइबल एंड एडिंग, किसमें IT का ऐड होगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्ट, ये जो स्कीम के बारे में, इसको आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड
ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स थ्रू आउट द कंट्री। तो ये आप कमेंट करके बताइए स्टेटमेंट सही है क्या नहीं। शेड्यूल 6 क्या है, तो शेड्यूल 6 में बात हुई है, देखिए आपको सारे शेड्यूल्स पता होने चाहिए। शेड्यूल, सारे शेड्यूल किस चीज के बारे में बात कर रही है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, जितने भी शेड्यूल सबको पता होना चाहिए। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स जितने हैं वो कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी क्या है, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोई भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो ये तो हो गई 6 शेड्यूल में क्या बात की गई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 6 शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लेकिन जो 5th शेड्यूल जो है वो इन स्टेट्स के अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं उसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। तो ये थ्रू आउट कंट्री यहाँ पे गलत है, ये आपका आंसर इनकरेक्ट वाला ये ए हो गया। अब दूसरे प्रोविजंस पे चल लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। आप आर्टिकल 342 जब भी आप ऐसे ट्राइबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार आप ये आर्टिकल्स, ये जो रिलेटेड आर्टिकल्स है एक बार पढ़ ले, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए या पूछ ही दिया डायरेक्टली आर्टिकल पे तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई तो कर सकेंगे, थोड़ा तो रिलेट कर सकेंगे। पूछने का बहुत कम चांसेस है लेकिन शेड्यूल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो पूछे जा सकते हैं। 5th एंड 6th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत लोग टिक करते हैं कि यही गलत होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन थ्रू सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में भी एक तो विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट्स और एक विथ कंसेंट ऑफ स्टेट्स से हम अमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा भी प्रोविजंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में तो वो आपको पते होने चाहिए। तो जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो रहे हैं उसको तो आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो तो एक टाइप से एक्सेप्शन टाइप के हो गए ना, तो उसको तो आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करके आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलते अब साइंस के तरफ। तो साइंस में क्या आया, न्यूज में आया कि वर्ल्ड वेप डे मनाया जाता है मई 30 को। तो क्या है, इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ई सिगरेट एंड हेल्प स्मोकर्स, जो उन स्मोकर्स जो क्विट करने के लिए में अनेबल हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि वर्ल्ड वेप डे क्या मनाया जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का ई सिगरेट पे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आज का नहीं न्यूज़ है, ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, तो उससे रिलेट करके हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वेप डे आपका यूपीएससी में तो नहीं आ सकता है लेकिन दूसरे एग्जाम्स में आ सकता है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो आपका यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हमें देखना है। तो स्मोकिंग और ई सिगरेट इज कॉल्ड वेपिंग, तो हाँ बिल्कुल सही, इसको ये बोला जाता है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, जो ई सिगरेट के लिए हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस लाया गया था और साथ ही साथ उसके बाद उस पर बिल भी लाया गया है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ों को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें बैन है इंडिया में ई सिगरेट पे। तो पर्सन इज अलाउड टू यूज ई सिगरेट इन प्राइवेट प्लेस, तो ये भी गलत बात है। अगर आपके पास स्टॉक है ई सिगरेट का तो आपको वो भी डिक्लेयर करना है और वो भी जमा करवा देना है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो गया। अब चलते हैं हम लोग करंट एंड मिसलेनियस टॉपिक पे। वीर सावरकर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है न्यूज़ में भी, और हमारे डीडी न्यूज़ और बहुत जगह इन पे अपडेट भी आया, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका यूथ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, तो मित्र मेला। इन्होंने क्या फाउंड किया, तो अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी किन्होंने बनाया, तो वीर सावरकर जी ने। इनके बुक्स कौन कौन से हैं, हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व। हिंदुत्व में इन्होंने पहली बार टू नेशन थ्योरी दी, जो कि बाद में चल के मुस्लिम जो रूल थी उसका एक मेन डिमांड हो गया। और उसके अलावा इन्होंने मार्लियामेंटो रिफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो आपको ये मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी एक बार जहाँ भी आपका नोट्स बना है वहाँ से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में न्यूज़ आया। तो ये क्या है, एक 11 मेंबर कमेटी है जो कि क्या करता है, तो लेड बाय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, जो नाम यहाँ दे दिया है हमने। तो और इनका क्या है, इट इज़ ए गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन ओलंपिक मूवमेंट एंड
कॉमनवेल्थ गेम इन द इंडिया। तो ठीक है, स्पोर्ट्स हमें जहां भी न्यूज आए वो आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने ये डाला है ताकि आपके थोड़ा दिमाग में रहे, ऐसे न्यूज और ट्रेंड बनते रहे। इस पे आने के चांसेस कम है, लेकिन ऐसे आपको न्यूज पढ़ते रहना है अगर आप ईपीएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे न्यूज में क्या रहा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिपॉजिटेड 30,000 रुपीज ईच आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। जो खेलो इंडिया एथलीट्स हैं उनके सारे के अकाउंट में 30,000 रुपया डाला गया है। और किसने डाला है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है वो पता होना चाहिए, और खेलो इंडिया कैंपेन क्या था उस पर आपको पता होना चाहिए। तो उसको हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं कि क्या खेलो इंडिया प्रोग्राम था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग खेलो इंडिया प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर है, तो बिल्कुल सही। इट एम्स टू डेवलप ग्रास रूट लेवल टैलेंट, तो हाँ बिल्कुल सही। और ये क्या है? इट इज मर्जर ऑफ 3 स्कीम्स, जो 3 स्कीम थे, राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। तो ये तीनों स्कीम को मर्ज करके हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाया गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन है? तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। अब चलते हैं एनपीसीआई की बात हुई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस पे क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं कि इनका इनिशिएटिव क्या है। जिनको पता है ये करंट अफेयर से न्यूज, वो आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब तक एनपीसीआई के जो अदर इनिशिएटिव है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उनका सबसे हिट इनिशिएटिव क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भीम ऐप किसने डेवलप किया है, या भीम ऐप का इनॉग्रेशन किसने किया, भारत क्यूआर कोड का इनॉग्रेशन किसने किया, आईएमपीएस किसका है, फास्टैग किसका। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, कीवर्ड बेस्ड हो, तो ये आपका एकदम डायरेक्टली न्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीसीआई के कौन कौन से इनिशिएटिव है। तो भारत बिल पेमेंट सर्विस, भारत क्यूआर कोड, भीम चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आईएमपीएस और फास्टैग, ये सारे एनपीसीआई के हैं। और साथ ही साथ ये क्या क्या करते हैं वो हमने यहाँ लिख दिए हैं, वो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जब हम लोग पीडीएफ सर्कुलेट करेंगे ग्रुप में। अभी का जो इनिशिएटिव है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? तो एक पाई नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाला चैट बॉट लॉन्च किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट इज क्रिएटेड बाई, देखिए ये क्रिएटेड बाई एनपीसीआई नहीं है, ये दिस इज लॉन्च्ड बाई एनपीसीआई। इसको किसी बैंगलोर के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा बैंगलोर का वो कंपनी है। उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसको लॉन्च एनपीसीआई ने किया है, तो वो ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलते हैं, क्या है ये, क्या करेगा? तो क्वेरीज इस पे भेजी जा सकती है, या इधर थ्रू टेक्स्ट या वॉइस क्वेरीज भी भेजी जा सकती है। और ये अभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है सिर्फ, लेकिन बाद में इसमें इंटीग्रेशन चल रहा है, दूसरे लैंग्वेजेस भी आ जाएंगे। तो जब आ जाएंगे तो आप अपना नोट्स अपडेट कर लीजिएगा, ताकि आप मिस्टेक ना कर दे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। साथ ही साथ ये तो हमने देख लिया, उसके अलावा यूपीआई और रुपए दोनों जो ये इनिशिएटिव हैं, दोनों जो सर्विसेज है, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? एनपीसीआई। ठीक है, अब चलते हैं बोनस फैक्ट्स पे। बहुत लोग छोड़ देते हैं कि हाँ बोनस फैक्ट्स लिखा हुआ है तो ये बोनस ही होगा। ऐसा नहीं आपको ट्रीट करना है। इसमें जो ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी और साथ ही साथ है जो बहुत ही ज़्यादा आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ना है। वन लाइनर करके हमने इसलिए दे दिया है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनाना का बहुत सेंस नहीं बनता है। कि जैसे हमने पढ़ाया कि ऑपरेशन वार्प स्पीड क्या है, तो इट इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव बाय यूएसए, तो टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन बनाने को एक्सेलरेशन के लिए यूनाइटेड नेशन ने प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप किया है। तो अब डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बना दे तो ये तो सेंस नहीं बनता है कि हाँ इसको पढ़ाए भी, क्वेश्चन भी बनाए। तो ये इस पे क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा सेंस नहीं, इसलिए वन लाइनर में हमने डाला है। तो इसलिए लेकिन ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो जैसे बहुत ही ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको पढ़ना पूरा करंट अफेयर्स ये है 3-4 पेज का ही होता है, आपको पूरा पढ़ना है। तो ये तो ऑपरेशन वार्प स्पीड हमने देख लिया। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है? 700, जैसे हमारा टूल 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, वैसे ही उन्होंने 750 बिलियन प्लान अनाउंस किया है। मॉन्टेनेग्रो पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया है
कि हम कोरोना वायरस फ्री हैं। तो अगर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा कोई भी कंट्री का नाम आता है तो उसको मैप में या फिर आपके घर में मैप होना चाहिए, आपके वॉल में, आप वहाँ देख लीजिए उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन है, सी कौन से हैं, ओशन कौन से हैं, कौन सी अगल बगल कंट्रीज हैं, उसका आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ हरियाणा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहा कि मेरा पानी मेरा विरासत, ये आपका किसका इनिशिएटिव है? तो हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और इसमें फार्मर हैव स्टार्टेड किसान बचाओ किसान बचाओ खेती बचाओ, यानी इन्होंने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया ये इनिशिएटिव के अगेंस्ट कि इसमें जो पैसे मिल रहे हैं तो ये इनिशिएटिव किसी से रिलेटेड था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर आप पैडी यानी राइस के अलावा और दूसरा कोई क्रॉप उगाते हैं तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। तो किसान ने प्रोटेस्ट कर दिया कि ये तो बहुत ही मेगर अमाउंट है, इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है और वो कैंपेन का नाम रख दिया है किसान बचाओ खेती बचाओ। तो ये हो गया हमारा ये न्यूज़। कर्नाटका ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया है और ये एक टाइप से फर्स्ट इनिशिएटिव है, ऐसा फर्स्ट स्टेट जिन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, तो ये आपको हमने हंगर इंडेक्स ये सारी डिस्कशन कर रखे हैं और साथ ही साथ एसडीजी से इसको लिंक करना है आपको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को, तो ये भी आप करके पढ़ लीजिए। ये हमने कर रखा है इसलिए वन लाइनर में इस बार दिया है, जब हम लोगों ने नहीं कर रखा था तो इस पर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी देखे थे, कौन रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज़ में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ने जो ये देखिए हांगकांग और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो 2-3 दिनों से हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज़ है। तो यूनाइटेड स्टेट ने बोला कि अब हम जो हांगकांग और चाइना को अलग अलग ट्रीट करते थे, किसी को ज़्यादा ट्रेड में फैसिलिटेशन देते थे, तो वो अब हम बंद कर रहे हैं। ठीक है। पाकडा क्या है? तो पाकडा एक है रशियन फर्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है, ये देखिए स्टेल्थ बॉम्बर है और ये फर्स्ट रसिया का स्टेल्थ बॉम्बर है जिसको रसिया ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और उसके बाद आप चलते हैं चारू मुसल। चारू मुसल क्या है? एक इन्वेसिव मुसल का स्पेसिस है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन ये केरला के जो बैक वाटर्स है, बैक वाटर्स एक टर्म है ज्योग्राफी का, ये कमेंट करके बताइए जिनको पता है कि क्या होते हैं बैक वाटर्स। तो वो केरला के बैक वाटर्स में फैलना शुरू कर दिए हैं और इन्वेसिव स्पेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में क्लियरली कि कौन कौन से इन्वेसिव स्पेसिस हैं और कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं ये लोकल एनवायरनमेंट को। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया जाता है आपका 29 मई को और इसका थीम क्या रहा? तो वर्ल्ड वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। ठीक है। यूएन पीस कीपिंग के बारे में और एक जान लेते हैं कि इनका 3 बेसिक प्रिंसिपल है। क्या है? कंसेंट टू पार्टीज, इम्पार्शियलिटी एंड नन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ये हमने ऐसे ही डाल दिया ताकि आपको पता रहे, इनकेस अगर कहीं क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको कर सकें। तो ये तो आपका सेशन यहीं पे आज ख़त्म होता है। हमारा एक अनाउंसमेंट भी है, ये है कि मंथ के एंड में 1 से 2 जून को हम लोग एक जो पूरा जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स किया है इस महीने का, उस पे एक मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है। उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्टली जो हमने करा रखे हैं उसी पे बेस्ड होंगे। और ये आप कहाँ पे अटेंड कर सकते हैं? तो ये आपका www.missiongurukull.in। ठीक है। हमारा 2 डोमेन है, एक .com है, एक .in है। तो .in पे हम लोग ये डाल देंगे, ये 1 से 2 जून को, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं वो। और उसके साथ ही साथ आपको वो क्या आपने आंसर दिया वो आपको मेल भी कर दिया जाएगा अगर आप मेल आईडी डालते हैं। और जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो हम लोग अनाउंस कर देंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल डेली 10 to 15 मिनट करेंट अफेयर सेशन में।